एक समय था भारत का जब सोन चिरैया कहलाता था। भारत में जन्मे वीरों को सिंधु बोला जाता था। भारत के वेद पुराणों का दुनिया में बोलबाला था। इनमें लिखी स्मृतियों से भाग्य खुलने वाला था। वेदों में लिखी बातों का जब ऋषियों ने अनुवाद किया, भारत को इन ग्रंथों ने फिर एक नया आयाम दिया। वेद ज्ञान को बांटने जब तक्षशिला का निर्माण किया, वेदों के छिपे मूल्यों ने फिर नव भारत का निर्माण किया। आगे चलकर गुप्ताओं ने जब नालंदा खुलवाया, खूबी इसकी देखकर परदेसी पढ़ने आया। नालंदा की ख्याति फिर कहाँ ज़्यादा टिकने वाली थी। बख्तियार के हाथों इसकी लिखी गई बर्बादी थी। नालंदा में छिपा इतिहास अब राख मात्र में बदल गया। उसके कुकर्मों की आग में इतिहास भी फिर जल गया। कवि प्रियंक द्वारा लिखी ये पंक्तियां नालंदा का इतिहास बयां करती है। नालंदा हिंदी, संस्कृत, पाली तीनों ही भाषा में नालंदा ही कहा जाता है। भारत में उच्च शिक्षा के एक प्राचीन केंद्र का नाम है। नालंदा का स्थल भारत के बिहार राज्य में पटना से लगभग 55 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है और 427 से लेकर 1197 ईस्वी तक शिक्षा का एक बोध केंद्र था। इसे रिकॉर्ड किए गए इतिहास में पहले महान विश्वविद्यालयों में से एक कहा गया है। कुछ इमारतों का निर्माण मौर्य सम्राट अशोका द ग्रेट, राजा अशोका 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व द्वारा किया गया था, जो बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की प्रारंभिक स्थापना का संकेत है। गुप्ता साम्राज्य ने कुछ मठों को भी संरक्षण दिया। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा गुप्त राजा शंकरादित्य, जिसे कुमार गुप्त के नाम से भी जाना जाता है, 415 से लेकर 455 तक शासन करा इन्होंने और 1197 सीई के शासनकाल के बीच ये फला फूला, जिसे हर्ष जैसे बौद्ध सम्राटों के संरक्षण के साथ साथ पाल साम्राज्य के बाद के सम्राटों ने भी समर्थन दिया। परिसर को लाल ईंटों से बनाया गया था और इसके खंडहर 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अपने चरम पर विश्वविद्यालय ने चीन, ग्रीस और पर्शिया जैसे दूर के विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया। नालंदा को तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 1193 में बख्तियार खिलजी के अधीन बर्खास्त कर दिया था, जो भारत में बौद्ध धर्म के पतन में एक मील का पत्थर था। नालंदा विश्वविद्यालय का महान पुस्तकालय इतना विशाल था कि मुगलों द्वारा उसमें आग लगाने, मठों को बर्खास्त करने और नष्ट करने और भिक्षुओं को साइट से खदेड़ने के बाद 3 महीने तक जलने की सूचना है। 2006 में सिंगापुर, भारत, जापान, चीन और अन्य देशों ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में प्राचीन स्थल को बहाल करने और पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रस्तावित योजना की घोषणा की। चलिए जान लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के पहले विश्वविद्यालयों में से एक था, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और बताया जाता है कि बुद्ध अपने जीवन काल में यहाँ आए थे। अपने चरम पर 7वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा में लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। जब चीनी विद्वान ज़ुआंगजांग ने इसका दौरा किया था, उस समय इतिहास अध्ययनों से संकेत मिलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के शासनकाल में हुई थी। ज़ुआंगजांग और प्रज्ञावर्मन दोनों ने उन्हें स्थापक के रूप में उद्धृत किया, जैसा कि साइट पर एक मोहर की खोज की गई है। जैसा कि इतिहासकार सुकुमार दत्त इसका वर्णन करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 2 मुख्य प्रभागों में आता है। पहला, 6ठी शताब्दी से 9वीं तक विकास और
फलने फूलने का, जब यह गुप्त युग से विरासत में मिली। उदार सांस्कृतिक परंपराओं का प्रभुत्व था। दूसरा, 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक क्रमिक गिरावट और अंतिम विघटन में से एक ऐसा समय जब बौद्ध धर्म का तांत्रिक विकास पूर्वी भारत से सबसे अधिक स्पष्ट हुआ। अब बात कर लेते हैं नालंदा की लाइब्रेरीज की। नालंदा का पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज यानी कि सत्य का पर्वत या फिर धर्मगंज, सत्य का खजाना, इन दोनों के रूप में जाना जाता है, उस समय दुनिया में बौद्ध ज्ञान का सबसे प्रसिद्ध भंडार था। कहा जाता है कि इसके संग्रह में सैकड़ों हजारों खंड शामिल थे, इतना व्यापक कि मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा आग लगाने पर भी ये महीनों तक जलती रह गई। पुस्तकालय में 9 मंजिला ऊंची 3 मुख्य इमारतें थीं। रत्न सागर, ज्वेलर्स का सागर, रत्नोदही, गहनों का सागर। अब बात कर लेते हैं नालंदा के करिकुलम की, यानी पाठ्यक्रम की। बौद्ध और हिंदू, पवित्र और धर्मनिरपेक्ष, विदेशी और देशी, सीखने के हर क्षेत्र से पाठ्यक्रम तैयार किए गए थे। छात्रों ने विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और तर्क का अध्ययन उतनी ही लगन से किया जितना उन्होंने तत्वमीमांसा, दर्शन, सांख्य, योगशास्त्र, वेद और बौद्ध धर्म के शास्त्रों में किया। उन्होंने इसी तरह विदेशी दर्शन का अध्ययन किया। अब बात करते हैं नालंदा रुइंस की, यानी नष्ट करना। कई बर्बाद संरचनाएं जीवित रहती हैं। पास ही एक हिंदू मंदिर, सूर्य मंदिर है। ज्ञात और उत्खनन खंडर लगभग 1,50,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हालांकि यदि नालंदा की सीमा का ज़ुआंगज़ांग का विवरण वर्तमान उत्खनन से संबंधित है तो इसका लगभग 90% हिस्सा बिना खुदाई के रहता है। नालंदा अब आबाद नहीं है। आज निकटतम बस्ती बड़गांव नामक गांव है। 1951 में पाली थेरवादिन बौद्ध अध्ययन के लिए एक आधुनिक केंद्र की स्थापना नव नालंदा महावीर विहार भिक्षु जगदीश कश्यप द्वारा की गई थी। वर्तमान में यह संस्था पूरे क्षेत्र में उपग्रह सैटेलाइट इमेजिंग के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। आई होप आपने नालंदा के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। अब चलते चलते बात कर लेते हैं नालंदा के डिस्क्रिप्शन की। तो नालंदा दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था, यानी इसमें छात्रों के लिए छात्रावास थे, हॉस्टल्स थे। यह भी सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक है। अपने सुनहरे दिनों में इसने 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षकों को समायोजित किया। विश्वविद्यालय को एक वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति माना जाता था और एक ऊंची दीवार और एक द्वारा चिह्नित किया गया था। नालंदा में 8 अलग अलग परिसर और 10 मंदिर थे। साथ ही कई अन्य ध्यान कक्ष और कक्षाएं भी थी। मैदान में झील और पार्क थे। पुस्तकालय 9 मंजिला इमारत में स्थित था, जहां ग्रंथों के सावधानी पूर्वक प्रतियां तैयार की जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय ने सीखने के हर क्षेत्र को कवर किया और इसने कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्शिया और तुर्की के विद्यार्थियों और विद्वानों को आकर्षित किया। हर्ष की अवधि के दौरान मठ के पास अनुदान के रूप में दिए गए 200 गांवों के स्वामित्व की सूचना है। तांग राजवंश चीनी तीर्थयात्री ज़ुआंगज़ांग ने 7वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय के विस्तृत वर्णन छोड़े। ज़ुआंगज़ांग ने वर्णन किया कि कैसे नियमित रूप से बनाए गए टावर, मंडपों के जंगल, हार्मिका और मंदिर आकाश में धुएं के ऊपर चढ़ते हैं ताकि उनकी कोशिकाओं से भिक्षु
हवाओं और बादलों के जन को देख सकें। ज़ुआंगज़ांग कहते हैं, मठों के चारों ओर एक नीला कुंड हवन है जो नीले कमल के पूर्ण विकसित प्यालों से सुशोभित है। सुंदर कनक के चकाचौंध वाले लाल फूल इधर उधर लटके रहते हैं और आम के पेड़ों के बाहरी बाग निवासियों को उनकी घनी और सुरक्षात्मक छाया प्रदान करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों में कई विहारों के प्रवेश द्वार को धनुष से चिन्हित फर्श के साथ देखा जा सकता है। धनुष गुप्ताओं का शाही चिन्ह था। और इसी के साथ आई होप मेरा ये एफर्ट आप लोगों की नॉलेज को बढ़ा रहा होगा। और अब आज का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, Which is the first oldest university in Indian history? And you have to give your answer in comment box, and your suggestions and opinions matter a lot. So give your suggestion. और इससे पहले कि क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए आप मेरा फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज पे भी चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये था आज का टॉपिक। मैं हूँ आपकी दोस्त केशा कुशवाहा और आप देख रहे हो एडिफिकेशन सीकर, इम्प्रूवमेंट ऑफ समवन। If you like my video, then do share, subscribe and don't forget to hit bell icon for more videos.